बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लेबॉरेटरी डायग्नोसिस। जो वायरस की लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के 5 अप्रोचेस होती है। या तो वायरसेस को सेल कल्चर में आइडेंटिफाई करो, या फिर माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन होती है डायरेक्टली स्पेसिमेन के ऊपर, या फिर सीरोलॉजिकल प्रोसीजर होती है जिसके अंदर एंटीबॉडी टाइटर को या आईजीएम की प्रेजेंस को चेक करो, या वायरल एंटीजन को डिटेक्ट करो ब्लड के अंदर और बॉडी फ्लूइड के अंदर, और लास्ट है वायरल न्यूक्लिक एसिड की डिटेक्शन करो इन ब्लड एंड द पेशेंट सेल है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन इन द सेल कल्चर होता है। अब किसी भी पेशेंट के स्पेसिमेन के अंदर वायरस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम साइटोपैथिक इफेक्ट को देखते हैं। तो साइटोपैथिक इफेक्ट है, स्पेसिफिक नहीं होता। दैट मीन्स कि बहुत सारे वायरसेस साइटोपैथिक इफेक्ट को शो करते हैं। जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है वायरस की, वो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट से होती है। लाइक फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है, या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है। तो उसको याद किस तरह से करना है? उसको याद करना है CEF से। ओके, इसके बाद है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन में इंक्लूजन बॉडीज है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल है। इंक्लूजन बॉडीज वायरसेस की एग्रीगेशन से बनती है। ओके, तो ये एग्रीगेशन न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकती है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है। दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने याद रखनी है कि वो हर्पीस वायरसेस में और होती है। ओके, और इसके अलावा यानी जो हर्पीस वायरस है उसमें न्यूक्लियर लिगेंड्स होती है, न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज होती है, और रेबीज वायरस के केस में साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज होती है जिनको नेगरी बॉडीज बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल बहुत सारे वायरस से बनते हैं, लाइक हर्पीस वायरस है, रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, और मीजल्स है। तो इसके बाद हम चलते हैं फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी स्टेनिंग है। जो फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी स्टेनिंग होती है सेल्स की जो पेशेंट से डिराइव की जाती है, तो वो रैपिड स्पेसिफिक डायग्नोसिस है, फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी स्टेनिंग है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज नहीं करते, लेकिन ये इबोला वायरसेस के केस में यूज करते हैं। इसे इबोला और इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है और ये सेल कल्चर के अंदर ग्रो करना काफी ज्यादा डेंजरस कर सकता है। इसके बाद है सीरोलॉजिकल प्रोसीजर। सीरोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर आईजीएम और एंटीबॉडी के टाइटर को देखती है। जो आईजीएम का प्रेजेंस है वो किसी करंट इन्फेक्शन को बताता होता है, लेकिन जो आईजीजी है इसकी प्रेजेंस के बेस पर हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते करंट इन्फेक्शन का, क्योंकि एंटीबॉडी किसी पास्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। आईजीजी जो मेमोरी वाला कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक्यूट और कन्वालेसेंट फेज की एनालिसिस करनी है। जो कन्वालेसेंट फेज होता है उसमें एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू एक्यूट फेज। तो एक्यूट और कन्वालेसेंट को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडी टाइटर है। लास्ट है वायरल एंटीजन और न्यूक्लिक एसिड है। तो वायरल प्रोटीन की प्रेजेंस होती है, लाइक HIV में P24 है, और हेपेटाइटिस बी के अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, वो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है वायरल न्यूक्लिक एसिड। जो वायरल डीएनए या आरएनए की प्रेजेंस होती है उनको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? PCR वगैरह करते हैं। ओके, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। इस केस में लेबल्ड प्रॉप्स यूज करते हैं जो हाईली स्पेसिफिक है और रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाती है। फिर अगर हम थोड़ा बहुत हमें वायरस का न्यूक्लिक एसिड मिले तो हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी अमाउंट मिल जाएगी, इतनी अमाउंट जिसको प्रॉप से आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसकी एग्जांपल है वायरल लोड एसे ऑफ HIV RNA। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 35 और 36। इसको हमने नहीं करना क्योंकि सॉरी 35 को नहीं करना क्योंकि वो फार्माकोलॉजी है, लेकिन वैक्सीन वाले चैप्टर को कर लेते हैं। वायरल वैक्सीन। अब यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी पढ़नी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी को स्टार्ट करते हैं। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये वैक्सीन से होती है, ठीक है। किससे होती है? ये होती है वैक्सीन से। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर या तो किल्ड वायरसेस होती है, या प्यूरिफाइड प्रोटीन सब यूनिट्स होती है, या लाइव एटीन्यूटेड वीकेंड वायरसेस होती है। जनरली बात करें जो लाइव वायरल वैक्सीन होती है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है एज कम्पेयर टू किल्ड वैक्सीन। उसकी वजह ये होती है कि जो लाइव वायरल वैक्सीन होती है जिसमें जिंदा होती है लेकिन कमज़ोर वायरसेस होती है, वो ज़्यादा एंटीबॉडी के टाइटर बनाते हैं और ज़्यादा ड्यूरेशन तक एक्सटेंड करती है। दूसरा कि ये ब्रॉडर रेंज ऑफ एंटीबॉडी पे जाके काम करती है, यानी आईजीजी के अलावा आईजीए को भी स्टिमुलेट करवा देती है। तीसरा साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी स्टिमुलेट करती है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल कर देती है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है लाइव वायरल वैक्सीन से। फॉर एग्जांपल कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो विरुलेंस होती है वो रिवर्ट कर देती है, यानी ऑपोजिट हो जाती है। ओके, जो वैक्सीन वायरस की जो ट्रांसमिशन होती है दूसरे बंदों के अंदर जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा जो अनवांटेड वायरस होता है वैक्सीन के अंदर जो सेल के अंदर मौजूद था, वो अनवांटेड सेकंड वायरस जो वैक्सीन के अंदर था वो कोई एडवर्स इफेक्ट करवा सकता है। दैट इज वाई जो लाइव वायरल वैक्सीन होती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल या प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर नहीं दी जा सकती। जो वैक्सीन होती है चिकन एम्ब्रियो के अंदर ग्रो करती है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, तो इनको ऐसे इंडिविजुअल में नहीं देने चाहिए जिनको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है अगेंस्ट द एक्स। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर
या पैसिव इम्यूनिटी ये वो इम्यूनिटी होती है जो हमें बनी बनाई मिलती है इन द फॉर्म ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, या तो ह्यूमन से या एनिमल से। जो एंटीबॉडी प्रिपरेशन होती है उनको बोलते हैं इम्यून ग्लोबुलिन। जो पैसिव इम्यूनिटी है नेचुरली भी हो सकती है जब आईजीजी मदर टू फीटस में आती है अक्रॉस द प्लेसेंटा, या जो आईजीए होती है कोलेस्ट्रॉल में आती है। पैसिव इम्यूनिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि ये थोड़ी ड्यूरेशन के लिए होती है। जो इम्यून ग्लोबुलिन होती है रेबीज वायरस के अगेंस्ट होती है, हेपेटाइटिस ई है, बी और वेरिसिला जोस्टर वायरस है। पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आप दोनों चीज़ें देते हो, इम्यून ग्लोबुलिन भी देते हो और वायरल वैक्सीन भी देते हो। इस केस में इमीडिएट और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन दोनों हो जाती है। फॉर एग्जांपल रेबीज के केस में हम दोनों दे देते हैं। हर्ड इम्यूनिटी के अंदर किसी इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन होती है दूसरे इंडिविजुअल से। लाइक अगर दूसरा बंदा इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो वो आगे वायरसेस को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, या उसने वैक्सीन ली हुई है, इम्यूनाइज्ड है। ओके, तो जो हर्ड इम्यूनिटी होती है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन से अटेन होती है या नेचुरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है अगर वो ह्यूज पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करता है। इन दोनों के केस में एक्टिव इम्यूनिटी होगी, और जब बंदे के अंदर इम्यूनिटी होगी वो आगे ट्रांसमिट भी नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। तो जो हार्ड इम्यूनिटी होती है वो पैसिव इम्यूनिटी से अचीव नहीं कर सकते, वो सिर्फ अचीव कर सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी से। तो ऑलमोस्ट हमने पूरा बेसिक फिरोलॉजी को कवर कर लिया है। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी लेविंसन, हाँ, यानी जो समरी है लेविंसन के पल्स की और इसके जो समरी होती है, ठीक है, पल्स की और इसके जो क्लिनिकल वीरोलॉजी वाला, इसके प्लेलिस्ट के अंदर जाके मिल जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा प्लेलिस्ट का नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेविंसन माइक्रोबियोलॉजी पल्स एंड समरी, ठीक है। तो आप ये प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना।